साहित्य निधि में सुनिए उदय प्रकाश की लिखी हुई कहानी छतरियाँ। उदय प्रकाश जी एक चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार हैं। आपकी कुछ कृतियों के अंग्रेजी, जर्मन, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध हैं। लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में रचनाएं अनुदित हैं। छतरियाँ उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो प्रस्तुत है कहानी छतरियाँ। वे दोनों शहर से काफ़ी बाहर निकल आए थे। अब दीवारें और इमारतें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थीं। वे बड़े बड़े दैत्याकार अक्षर भी नहीं दिखाई देते थे, जो लगभग हर दीवार पर किसी चीज़ के प्रचार के लिए लिखे जाते थे। वे रेल की पटरी के किनारे चलते चलते इतनी दूर आ गए थे। आगे चलकर एक पुल था, जो एक पहाड़ी बरसाती नाले के ऊपर बना था। इस नाले में पानी सिर्फ बरसात के दिनों में 2-2.5 महीने तक रहता था। इन दिनों गर्मियों में सिर्फ कंकड़, गिट्टियाँ, सीपियाँ, चमकीले पारदर्शी चकमक पत्थर के टुकड़े और चट्टानी पट्टी वहाँ बचती थी। कई सीपियाँ बड़ी होती थीं और उन्हें बीच में घिसकर उनमें छेद बना दिया जाता था। कच्चे आम के छिलके उतारने में सीप बहुत काम आती थीं और चकमक पत्थर उन्हें लेकर वो घर के सबसे अंधेरे कोने में छिप जाता और एक को दूसरे के साथ मार कर रगड़ता। अंधेरे में कभी पीली और कभी नारंगी रंग की चिंगारियाँ फूटती और नन्हे नन्हे फूलों की तरह उसकी हथेलियों और कलाइयों पर गिरती। उनमें अग्नि नहीं होती थी, भार भी नहीं होता था, बस वे आग से बनी तिनगियाँ होती और अंधेरा जितना गाढ़ा होता उतनी ही ज़्यादा वे सुंदर होती। आज वे दोनों सुबह सुबह 4 की चिरौंजी खोजने और खाने निकले थे। निकलते वक्त सुबह बस फूटने फूटने को थी, जबकि अब सूरज बांस भर ऊपर आकाश में चढ़ चुका था और धूप तेजी से गर्म और कड़ी होती जा रही थी। लड़की ने सूती सलवार और समीज पहन रखी थी। बालों में पसीना, धूल और तिनके जमा हो गए थे। वो सुबह सोते से उठकर सीधी चली आई थी। उसके सूखे भूरे कत्थई बालों में पीठ की ओर गूंथी गई दोनों चोटियां कई दिन पुरानी थीं, लेकिन लाल रंग का रिबन मैला होने के बावजूद भड़कीला और चटक था। लड़की की नाक के नीचे दाईं ओर उसके पतले और लगभग पारभासक नथनों के ठीक बगल में किसी कीड़े के काटने से एक छोटी सी फुंसी निकल आई थी, जिसकी पीक फूटने वाली थी। वहाँ दर्द हो रहा है क्या? लड़के ने पूछा। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। उसकी पैंट के घुटने मैले हो रहे थे और घिस जाने की वजह से उस हिस्से पर सूती कपड़ों के ताने बानों के धागे दिखाई देने लगे थे। उनके पार उसके घुटने थे। पैर के पांचे जंगली बेर और सिरकन की कटीली झाड़ियों में उलझ कर फट रहे थे। नहीं, दर्द तो नहीं, लेकिन मेरा गला सूख रहा है। लड़की ने अपनी हथेलियाँ अपने पतले से गले में फिराई। लड़के ने देखा एक नीली सी नस वहाँ धीरे धीरे काँप रही थी। लड़की के गले में भी गर्द जमा थी। उसका चेहरा धूप में तप कर धीरे धीरे तांबई होता जा रहा था। तुम्हारा गला कब सूखता है? लड़के ने लगभग हंसते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में लड़की की परेशानी के लिए एक तरह की तटस्थता और क्रूरता जैसी चीज़ थी, जिसे वो शरारत में बदलकर मगन हो रहा था। क्यों? जब प्यास लगती है तब, लड़की ने गंभीरता से कहा। लड़का ठीक उसकी बगल में चल रहा था। मेरा तो डर के मारे भी सूखता है कभी कभी, लड़के ने शरारत में कहा और लड़की को उसने घूर कर देखा। हालांकि लड़की को उसकी बात पर जरा भी हंसी नहीं आई। थोड़ी देर तक वे दोनों चुपचाप चलते रहे। लड़का इधर उधर कुछ देखता हुआ चल रहा था। शाल और सागौन के पेड़ थे। पलाश और तेंदू तो बहुत तेरे थे। पलाश को इस इलाके में छिउला कहा जाता था। इसके पत्तों से लाख और टेसुओं से रंग बनता था। इसकी जड़ों को कूचकर मिट्टी के घरों में छुई अर्थात चाक मिट्टी से पुताई के लिए कूची बनाई जाती थी और तेंदू के पत्तों को सुखाकर उनमें तंबाकू भरकर बीड़ियाँ बनाई जाती थीं। नंबर 27, शेर छाप, झंडा छाप और गदा छाप बीड़ियाँ उस इलाके में बहुत बिकती थीं। बीड़ी वाले करोड़पति होते थे और हवाई जहाज़ में चलते थे। अंग्रेज़ उन्हीं को यहाँ का राज सौंप गए थे। ज़्यादातर बीड़ी वाले बाहरी लोग थे। कोई गुजरात से आया था, कोई मारवाड़ से। उनके पास हजारों जीपें होती थीं। 27 नंबर बीड़ी के करोड़पति सेठ ने बॉबी फिल्म का गाना लिखा था। गे 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 हाय रे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, ना मांगूं बगला बाड़ी, ना मांगूं घोड़ा गाड़ी। गे गे गे।
लड़का जंगल में जोरों से गाने में लगा था। उसके अंदर पता नहीं क्यों ढेरों खुशी भर गई थी और उमंग। उसे पता नहीं चल रहा था कि धूप बहुत गर्म हो गई है और दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ रहा था। वो ये भी भूल चुका था कि वे दोनों अपने अपने घरों से बहुत दूर इस जंगल में इतनी दूरी तक निकल आए हैं जहाँ तक इसके पहले वो कभी अपने दोस्तों के साथ भी नहीं आया था। पानी कहीं नहीं मिलेगा क्या? लड़की ने अचानक कहा। ये बात उसने लड़के से नहीं अपने आप से कही थी और उसकी आवाज़ बुझी हुई थी, कहीं कोई खुशी नहीं। वो सचमुच प्यासी थी। लड़के को पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है। ये बात उसके दोस्तों ने उसे बताई थी। पानी के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ता। एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार एक पैसेंजर गाड़ी रुकती थी और जिसमें से कभी कभार कोई इक्का दुक्का आदमी चढ़ता या उतरता था और एक आध डाक की थैलियाँ। उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पीने के पानी का एक नलका लगा रहता था। नलका अगर सूखा हुआ हो तो पास में ही हैंडपम्प था। लड़का इतनी जल्दी वहाँ लौटना नहीं चाहता था। वो जंगल में खुश था। उसके भीतर उमंग या उत्साह जैसी चीज़ थी जो सीने के भीतर भीतर बार बार मचलने लगती थी। ऐसा शायद लड़की के होने की वजह से था। ये एक बहुत पुराना शाल का पेड़ था जिसकी जड़ के पास लड़का बैठ गया था। वो पेड़ बहुत बूढ़ा हो चला था। उसके तने के छिलके सूख कर चटक रहे थे, जहाँ से तने का हल्का गुलाबी मांस दिखाई देता था। पूरे पेड़ में असंख्य टेढ़ी मेढ़ी दरारों के कारण अजीब सी संरचनाएं बन गई थीं। उसी पेड़ की जड़ के पास लड़का झुका हुआ कुछ देख रहा था। फिर उसने एक सूखी हुई टहनी उठाई और ढूह की भुरभुरी मिट्टी को खोदने लगा। इधर आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ जी, लड़के ने प्यार और उत्साह से कहा। लड़की कुछ दूर दूसरे पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो थक गई थी। क्या है? लड़की ने वहीं खड़े खड़े ही पूछा। इधर आओ तो, है एक चीज़। लड़का झुका हुआ नीचे देख रहा था। लड़की धीरे धीरे चलकर वहाँ आई। वो उत्सुक नहीं लग रही थी। उसने लड़के की पीठ की तरफ से झांक कर नीचे देखा। लड़की के शरीर से भीगी हुई धूल और मिट्टी की महक आ रही थी। लड़के ने सांस ली और उसे लगा उस महक में घास और नई पत्तियों सी गंध भी शामिल है। कहाँ? क्या है? लड़की लड़के के कंधे के पीछे से झुकती हुई झांक रही थी। उसका सिर लड़के की गर्दन के बहुत निकट था। उसकी सांसें लड़के के बाएं कान को बार बार छू रही थीं। देखना, अभी दिखाता हूँ मज़ेदार चीज़। लड़के ने लड़की की ओर चेहरा घुमाया तो लगभग लड़की के चेहरे से उसका चेहरा टकरा गया। देखो, लड़के ने कहा और टहनी से भुरभुरी मिट्टी के ढूह को धसका दिया। ये पेड़ के तने से बिल्कुल सटा हुआ हिस्सा था और ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी गर्मी और धूप के बावजूद, जबकि आसपास कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं था और आसमान तपते हुए आईने की तरह चमक रहा था, ढूह के भीतर मिट्टी के दानेदार रवे अभी भी नम थे, जैसे वो नर्म मिट्टी के बुलबुले हों। लड़के को पता था कि इन ढूहों को दीमकें बनाती हैं और मिट्टी को नम बनाने के लिए पानी पता नहीं कहाँ से लाती हैं, ज़मीन के भीतर से, हवा से, या शायद अपने नन्हे नन्हे शरीरों से। शायद छोटे छोटे कीड़ों को प्रकृति के रहस्यों और उसके अंदर छिपे तमाम खजानों के बारे में ज़्यादा पता होता है। लड़के को पता था कि ये बिल्कुल संभव है कि इस ढूह के भीतर से चीनी के कण, रोटी के टुकड़े या मूंगफली के दाने निकल आएं, या प्लास्टिक की कोई चीज़, जबकि शहर यहाँ से बहुत दूर था। दीमकों के लिए तो वो एक असंभव ग्रह जितना दूर था। ढूह के धसकते ही अचानक वहाँ कई सफ़ेद और काली भूरी चित्तियों वाली छतरियाँ दिखने लगीं। वे बहुत सुंदर थीं, आश्चर्यजनक, और वे सब एक साथ बाहर की तरफ झांक रही थीं। लड़का उन्हें मुग्ध होकर देख रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था, जैसे कोई जादू हो गया हो। गे 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 हाय रे साहिबा प्यार में, और वो अपने आप में डूबती और थरथराती आवाज़ में गा रहा था, बहुत ही धीमी मध्यम आवाज़। देखो देखो कैसी दिखती हैं हरामजादियाँ। लड़का लड़की को छतरियों की उस अबोधता और अचानक ढूह के गिर जाने के कारण उघड़ जाने से उनकी चौंकी हुई शक्ल का मज़ा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि छतरियों के जादू में लड़की भी डूब गई होगी। अब लौटते हैं, देर हो रही है, लड़की ने इतना ही कहा। उसकी आवाज़ में थकान थी। वो उन छतरियों से जरा भी प्रभावित नहीं हुई थी। एक पल के लिए लड़का स्तब्ध रह गया था।
यह अचानक किसी का साथ छूट जाने से पैदा हो जाने वाला आकस्मिक अकेलापन था। छतरियों के जादू से पैदा होने वाले इस अनोखे ऐन्द्रजालिक अनुभव का कोई और साझीदार नहीं बचा था। वो अकेला रह गया था, जबकि इसी की उम्मीद में वो सुबह सुबह लड़की को सोते से उठाकर 4 की चिरौंजी खाने के बहाने इतनी दूर जंगल तक लाया था। तुम्हें पता है ये छतरियाँ क्यों और कैसे उगती हैं? लड़का सिर झुकाए टहनी की नोक से उन छतरियों पर जमा हो गए मिट्टी के कणों को हटाने लगा था। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। वो शुरू से अकेला था और हर बार अकेला रह जाता था, लेकिन इतनी जल्दी वो अपनी कोशिश छोड़ना नहीं चाहता था। उसने लड़की को बहुत करुणा भरी आंखों से देखा। जब पानी बरसता है या बरसने वाला होता है, जेठ आषाढ़ में जब बादल गरजते हैं। लड़के की आवाज़ कमज़ोर पड़ती जा रही थी, उसका गला भरा आ रहा था। ये एक दयनीय कोशिश थी। उसने कहना जारी रखा, जब बादल गरजते हैं तो उनकी धमक से धरती अंदर से धड़कने लगती है। बादलों के गरजने से धरती में जो दरारें बनती हैं, उन्हीं में से छतरियाँ बाहर निकल आती हैं। कई बार मुझे लगता है, हो सकता है ये दरारें अपने लिए खुद ही छतरियाँ बनाती हों। हम अक्सर जिन चीज़ों को बहुत कोमल और लाचार समझ लेते हैं, वे चीज़ें काफ़ी ठोस और कठिन काम कर लेती हैं। हो सकता है इन बड़ी बड़ी चट्टानों को बहुत नन्हे नन्हे लिजलिजे कीड़ों ने बनाया हो। शंख के भीतर जो कीड़ा होता है, उसे तुम छू भी नहीं सकती। उंगली उसमें धंस जाएगी, लेकिन वो कितना मजबूत कवच बनाता है। और कछुआ जिसकी पीठ की ढाल बनाते हैं। लड़का एक धुन में बोले चला जा रहा था। लड़की ने आकाश की ओर देखा। वो नर्म तपते हुए आईने की तरह चमक रहा था, बिल्कुल साफ और खूब गर्म। फिर उसने नीचे की ओर देखा। लड़का अभी भी डूहू के पास बैठा हुआ था। वो उसे किसी लिजलिजे कीड़े जैसा लगा। तुमने तो सुबह कहा था कि जंगल में 4 के पेड़ से चिरौंजी खाएंगे और पत्थर से जंगली खरगोश मारेंगे। यहाँ तो शाल ही शाल और महुए के पेड़ हैं। लड़की की आवाज़ में चिढ़ से ज़्यादा निराशा थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यहाँ पानी मिलेगा कहीं? लड़के ने एक बड़ी छतरी को बहुत संभाल कर जड़ से उखाड़ लिया था। हालांकि छतरियों में जड़ें होती नहीं थीं, एक बहुत कोमल सा डंठल भर होता था। वे पृथ्वी पर परोपजीवी नहीं होती थीं, सिर्फ उस पर खड़ी रहती थीं और अपनी उम्र बीतते ही समाप्त हो जाती थीं। लड़के ने जिस छतरी को निकाला था वो सबसे बड़ी और सबसे सुंदर थी। उसके ऊपर काले और कत्थई रंग की चित्तियाँ थीं। लगता था कि ये चित्तियाँ किसी ने बहुत सोच समझकर कृत्रिम तरीके से बनाई हैं। वे प्राकृतिक नहीं लगती थीं। आश्चर्य था कि इन चित्तियों का कोई पैटर्न नहीं था। वे सब स्वतंत्र थीं, उनकी कोई संगति, कोई तर्क नहीं था। फिर भी वे उस छतरी को एक साथ मिलकर बहुत सुंदर बना रही थीं। लड़का हंसा। अगर सारी चीज़ें स्वतंत्र हो जाएं और उनमें कोई तर्क ना बचे तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाए, इस छतरी की तरह। लड़के को पता था कि अगर वो ये छतरी अपने शहर के दोस्तों को दिखाएगा तो वे यही सोचेंगे कि वे चित्तियाँ लड़के ने बाद में खुद बनाई हैं। उसे अफसोस हुआ कि वे प्रकृति के बारे में कितना कम जानते हैं। इन्हें शहर में मशरूम कहते हैं, वे इन्हें खा जाते हैं, लेकिन ये छतरियाँ जो मैंने तुम्हें दिखाई ये खाने वाली नहीं हैं। क्यों? लड़की ने पूछा। वो छतरियों से उकता रही थी। क्योंकि इनमें एक तरह का जहर होता है और वो जहर इन सुंदर सुंदर चित्तियों में होता है। लड़का अपने हाथ की छतरी को देखते हुए खो गया था। उस अद्भुत चित्रकारी में जहर था। ऐसा क्यों होता है? जो कीड़े सबसे सुनहरे, सबसे चमकीले, रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं, उनमें विष क्यों होता है? इनको के बनाए उस डूह के अंदर जो इतनी सारी छतरियाँ थीं, उनमें यही छतरी सबसे विलक्षण थी। देखते ही आंखें वहीं जम जाती थीं और लड़के को पता था कि जहरीली छतरी यही थी। लड़का सोचता रहा। धूप कड़ी होती जा रही थी। हवा अब लू में बदलने लगी थी। बीच बीच में गर्म झोंके आने लगे थे। शाल के ऊंचे लंबे पेड़ों से फूल फिरंगी की तरह हवा से टूटकर उड़ते हुए आते थे और कुछ दूर तक तैरकर ज़मीन पर ही गिर जाते थे, सूखी पत्तियों के ऊपर। पहले जब अकाल पड़ता था तो गांव के लोग इन्हीं शाल के फूलों के बीज को उबाल कर उसका भात बनाकर खाते थे। महुए के फूलों के साथ पके हुए शाल के बीजों के भात का स्वाद ही अलग होता है। लड़के को पता था कि लड़की ने कभी उसे नहीं खाया होगा। बहुत से ऐसे अनुभव और स्वाद थे जिनके बारे में वो चाहता था कि लड़की जाने।
ये इच्छा उसके भीतर पिछले कुछ महीनों से जितनी भी बार वो लड़की से मिलता था तेज होती चली गई थी। इतनी तेज उत्कंठा कि उसे अब सह पाना और छिपा पाना मुश्किल होता जा रहा था। उन छतरियों में जो जहर है वो तो हमारे लिए जहर है, इनके लिए तो वो इन सुंदर चित्तियों का रंग है। ये जहर ही है जो उन्हें इतना सुंदर बना रहा है, और अगर ये जहरीली ना हो तो इन्हें जानवर या आदमी खा डालें। लड़का हालांकि ये बात लड़की को बताना चाहता था, लेकिन वो चुप ही रहा आया, क्योंकि लड़की इधर उधर देख रही थी। लेकिन लड़के को थोड़ा संतोष हुआ, जैसे उसे किसी बात का उत्तर मिल गया हो। लड़के ने पास आकर लड़की के गालों पर छतरी को धीरे से छुआया। लड़की ने गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। लड़के ने देखा कि उसके चेहरे पर हल्की सी खींच पैदा हुई है। लड़का अकेला पड़ता जा रहा था। उसने लड़की की बाँह पकड़ ली। इतनी जल्द वो उससे नहीं छूटेगा। लड़की की बाहें नर्म थीं। बाहों के नन्हे नन्हे बारीक रोए पसीने में नम होकर लड़की की त्वचा से चिपक गए थे, जैसे सब सो गए हों। लड़के का शरीर अभी भी ठंडा था, जबकि लड़की का शरीर गर्म था और हल्के हल्के काँप रहा था। तुम्हें बुखार है क्या? लड़के ने पूछा। नहीं तो, लड़की ने जैसे तैसे कहा। उसकी समीज पसीने से भीग गई थी और उसकी पीठ से चिपक रही थी। उसने लड़के से अपनी बाँह नहीं छुड़ाई। लड़का अब उसकी गर्दन पर छतरी हल्के हल्के छुआ रहा था। एक बार मैंने गलती से एक ऐसी चितकबरी और बड़ी सुंदर छतरी खा ली थी, लड़के ने कहा। फिर तो देर तक मेरा सिर घूमता रहा, यूं यूं। लड़का अपने गर्दन को दाएं बाएं गोल गोल घुमाने लगा। लड़का जिस तरह से चकरगिन्नी की तरह अपने सिर को घुमाने में लगा था, उससे लड़की को हंसी सी आई। उसने अपनी बाँह छुड़ाकर पूछा, तुमने खाई ही क्यों? ये कोई खाने वाली चीज़ है? बस खा ली, यूं ही। बात यह है कि वो छतरी मुझे बड़ी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ मैं क्या करूं। तो तुमने खा डाली? लड़की हंस रही थी। और क्या करता, मुझे अभी तो लगता है कि मैं सारी सुंदर चीज़ों को खा जाऊं। लड़के ने कहा। खाने के बाद मैं वहीं बैठ गया। गनीमत थी कि वो छतरी हमारे घर के पिछवाड़े ही थी। शुरू में तो मुझे लगा जैसे मैं कहीं नदी की किसी बहुत ही धीमी धार में बहा जा रहा हूँ। फिर अचानक ऊपर से एक कोई गोल सी चीज़ घूमती हुई आई और मुझे ऊपर खींचने लगी। मैं नीचे रहने की जितनी कोशिश करता, वो मुझे उतना ही ऊपर की ओर खींचती। क्या वो गोल सी चीज़ तुम्हें ऊपर खींच ले गई? लड़की डर गई थी। लड़के के भीतर पहली बार एक उम्मीद पैदा हुई। आखिरकार लड़की उसकी दुनिया में दाखिल होने लगी थी। हाँ, मैं ऊपर की ओर खींचने लगा। लड़का थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला, शुरू में तो मैंने ज़मीन की घास को मुट्ठियों में पकड़ रखा था, फिर घास उखड़ गई। ऊपर सब कुछ अलग था, सफ़ेद रंग था वहाँ, और मेरे कानों में लगातार साइकिल की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगता था बहुत सी साइकिलों पर लोग निकले हुए हैं और घंटियाँ बजा रहे हैं। घंटियाँ? लड़की ने उसके अज्ञान पर तरस खाकर कहा। भला ऊपर साइकिल कौन ले जाएगा? उसके लिए तो सड़क होनी चाहिए कम से कम। लड़के ने धीरे से अपनी हथेलियां लड़की के कंधे पर रखीं, फिर उसकी बाँह को पकड़ लिया। इस बार लड़की की बाँह के भीतर कुछ ऐसा था कि उसे छूने के बाद लड़का कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके गले में कफ जैसी कोई चीज़ फंस रही थी। उसने लड़की की ओर इस बार बिल्कुल अलग तरह से देखा। अरे, तुम्हें पता नहीं है, चित्तियों वाली चितकबरी छतरी खाने से सब हो जाता है। मुझे पता है, अगर मैं इस छतरी को खाकर साइकिल चलाऊं तो सड़क या ज़मीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऊपर तुम्हें कैसा लग रहा था? लड़की की आवाज़ में पहली बार कुछ ऐसा था जिसमें लड़के के प्रति चिंता थी। लड़का अपनी हथेलियां लड़की की बाँह के ऊपर धीरे धीरे घुमाने लगा। बाँह पसीने में नम थी। लड़की की त्वचा का स्पर्श बिल्कुल अलग था, बहुत कोमल और हल्का हल्का थरथराता हुआ। ये छतरी से भी ज़्यादा नाजुक और बिखर जाने वाली चीज़ थी। लड़का उसकी बाँह को इस तरह छू रहा था जैसे वो उसको सहेज रहा हो। जिस तरह गिलहरी या खरगोश के नन्हे से छौने को जब कोई सहलाता है तो उसमें प्यार से ज़्यादा उसकी सुरक्षा या हिफाजत का स्पर्श होता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा था वहाँ ऊपर? लड़की ने उससे दोबारा पूछा। लड़का जैसे अचानक किसी तंद्रा से जागा। उसने अपना गला साफ किया। उस वक्त तो मैं डर गया था। लगता था मैं कभी ज़मीन पर लौट भी पाऊंगा या नहीं। फिर यह भी लगता था कि क्या मालूम मैं ऊपर किसी चीज़ से ही टकरा जाऊं और गिर जाऊं। तुम ऊपर कहाँ गिरते?
गिरने के लिए तो नीचे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं? ऊपर से तो कुछ है ही नहीं। तुम गिरते कहाँ बुद्धू? लड़की ने उससे बहस की। वो लड़के के डर को निराधार और व्यर्थ बना डालना चाहती थी। इस सब के पीछे उसके भीतर कहीं ना कहीं अदृश्य ढंग से लड़के के प्रति पैदा हो रही सहानुभूति थी। लड़के को हंसी आ गई। लड़की भले ही छतरियों से प्रभावित ना हुई हो, लेकिन लड़के के डर में वो पूरी निश्चलता के साथ शामिल हो गई थी। और फिर तुम वहाँ ऊपर, वहाँ जहाँ कुछ होता ही नहीं, सफ़ेद सफ़ेद के अलावा, वहाँ तुम टकराते किस चीज़ से? लड़की अपने तर्क में विजेता की तरह हंस रही थी। उसकी पतली मटमैली सूती समीज, जो पहले कभी आसमानी नीले रंग की रही होगी, पसीने में भीग गई थी। लड़की की सांस मई जून की गर्मी, प्यास और थकान में तेज़ तेज़ चल रही थी। उसका सीना हर सांस के साथ ऊपर नीचे उठ गिर रहा था। भीगी हुई समीज उसके गले के नीचे, सीने के कुछ नीचे तक उसकी त्वचा के साथ चिपक गई थी। और वे वहाँ थीं। लड़के ने उन्हें इतने निकट से बिना किसी डर के जंगल के उस तपते हुए सन्नाटे में पहली बार देखा था। पसीने की नमी से उस पतली सूती समीज में जो पारदर्शिता आ गई थी, वे उसके पार से झलक रही थी। वे बहुत कोमल होंगी। उसकी त्वचा लड़की की बाह से भी ज़्यादा गर्म और नाजुक होगी। वे उतने ही रहस्यमय ढंग से अजनबी और अबोध थीं, जैसी दीमकों द्वारा बनाई गई मिट्टी की ढूह के भीतर छुपी हुई छतरियाँ। लड़के की आंखें वहीं जम गईं। लड़की अभी भी दुबली थी, लेकिन अब उसकी हड्डियां धीरे धीरे भरती जा रही थीं। लड़के ने अभी तक अपने बाएं हाथ में रखी छतरी को दबाया। वो टूट गई। उसका डंठल नीचे गिर गया। लड़के के हाथ अब उसके वश से स्वतंत्र हो रहे थे। लड़की ने चौंक कर पहले उस टूटी हुई छतरी को देखा, फिर लड़के को, और उसने धीरे से अपनी बाँह छुड़ा ली। फिर क्या हुआ? तुम लौटे कैसे नीचे? उसने पूछा। लड़के ने लड़की को देखा। एक लाल रंग का चींटा उसकी गर्दन पर रेंग रहा था। पेड़ों की पत्तियों में रहने वाले इन चींटों को मटा कहते हैं। लड़के ने उंगली से उसे हवा में झाड़ दिया, फिर मुस्कुराने लगा। क्या है? लड़की ने पहली बार संदेह के साथ उसे देखा। एक मटा था, तुम्हारी गर्दन पर चल रहा था, लड़के ने कहा। उस समय जब मैं वहाँ ऊपर था तब तो मैं डरा हुआ था। अब बड़ा मज़ा आता है सोचकर। असल में तो मैं कहीं उड़ा ही नहीं था। मैं तो वहीं ज़मीन पर सो रहा था, अपने घर के पिछवाड़े, वैसे ही धूप में। बाद में अम्मा ने आकर उठाया। वे जान गई थीं कि मैंने कोई छतरी खा ली है। मेरे जैसे बहुत से लड़के छतरियाँ खा जाते हैं। अम्मा मुझे वहाँ से उठाकर ले गईं और दही और अजवाइन खिलाई। मैं पूरा दिन और पूरी रात सोता रहा। लड़के ने लड़की की गर्दन को सहलाया। वहाँ मैल की परत जमी हुई थी। लड़की ने लाल रंग का जो रिबन बांध रखा था, वो दोहरे फंदे वाला था। 3 फूल और 2 दुम छल्ले। लड़के ने एक पूंछ को अचानक ही खींच दिया। ये खेल खेल में था। रिबन खुलकर लंबा झूलने लगा। क्या है? लड़की ने गंभीरता से कहा। मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। आसमान के आईने में अब आग लगने लगी थी। वहाँ से जलती हुई तेज़ रोशनी पृथ्वी पर गिर रही थी। पेड़ों की पत्तियां उस आंच के खिलाफ, जो धीरे धीरे दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही थीं, अपने समूचे हरेपन के साथ लड़ रही थीं। और पेड़ों के नीचे ज़मीन पर थोड़ी बहुत चिथड़ी चाह गिरा पाने में किसी तरह कामयाब हो रही थी। लड़की थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसकी बगलों में नए नए आने वाले नर्म और बारीक रोयों से निकलती पसीने की बूंदें उसकी समीज को भिगो रही थीं। उसमें एक खास तरह की गंध थी जो लड़के की सांस में घुल रही थी। लड़की का शरीर भी पेड़ों और पौधों की तरह मई जून की आंच के खिलाफ अपने भीतर का संचित जल बाहर फेंक रहा था, लेकिन लड़के की आंखें बार बार वहीं लौटकर जम जाती थीं, ठीक उसी जगह, लड़की के सीने पर पसीने से भीगी समीज के पार जहाँ वे थीं, छतरियों जैसी ही रहस्यपूर्ण, अज्ञात और आश्चर्यजनक। वे इतनी निकट थीं, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें लड़के के लिए दुर्लभ और अप्राप्य बना रहा था। वे एक बहुत धीमी प्रक्रिया में अपनी रहस्यमयता के साथ वहाँ प्रकट हो रही थीं, और लड़के ने अपने जीवन में इस तरह इतने निर्दोष कच्चेपन में उन्हें पहली बार देखा था। तुम खाओगी एक चित्ती वाली छतरी? ये वाक्य लड़के ने अचानक बिना कुछ सोचे कहा था, लेकिन ये अब तक का सबसे अलग वाक्य था। पहली बार लड़की को लगा कि लड़के की आवाज़ में गहरी मिठास, एक बहुत ही गहरी नज़दीकी और सिर्फ उसी के लिए पैदा होने वाला एक लहजा था।
लड़की को ये सब विचित्र सा लग रहा था। मेरे को मरना है क्या तुम्हारी छतरी खा के? ना बाबा। लड़की ने हंसने की कोशिश की। ये एक बहुत लाचार और सरल सी हंसी थी। लड़की को अचानक लगा कि वो उसकी अपनी वो अत्यंत सहजात हंसी थी जो पहली बार उसके भीतर से निकली थी, पहले की तमाम हंसी से बिल्कुल भिन्न। अपनी ही यह हंसी उसे इतनी अलग और इतनी निर्वस्त्र सी जान पड़ी कि वही शर्मा गई। ये उसके जीवन में पहली बार हुआ था। और तभी उसने लड़के की आंखों को देखा। वे बदल चुकी थीं। एक तरह की तंद्रा और सम्मोहन उनमें था। वो एकटक देख रहा था वहाँ जहाँ वे थीं। लड़की को लगा जैसे बादल गरज रहे हों और उसकी अनुगूंज से उसकी देह के भीतर वैसी ही थरथराहट पैदा हो रही है जैसी धरती के भीतर होती होगी। लड़की जिस अनुभव से गुजर रही थी उससे उसे डर लगने लगा। उसे लड़का कुछ देर तक इसी तरह और देखता रहा तो उसके शरीर के भीतर से कोमल, अज्ञात और बहुत सुंदर छतरियाँ बाहर निकल आएंगी और वो स्वयं दीमकों की बनाई मिट्टी की ढूह की तरह धसक जाएगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा पूरा गला सूखता जा रहा है, मेरे को पानी पीना है, लड़की ने आघात पहुंचाने वाली गंभीरता से कहा। उसने अपनी बाँह छुड़ा ली और लड़के की ओर पीठ घुमा ली। लड़के ने देखा था लड़की के होठों के ऊपर पपड़ियाँ जमनी शुरू हो गई थीं। लगता था जैसे वहाँ सूखी राख की परत मल दी गई हो। लेकिन लड़के को पता था कि आसपास कहीं पानी नहीं है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर उस रेलवे स्टेशन को छोड़कर। लेकिन उसके लिए उन्हें वापस लौटना पड़ता और ये आज के इस दिन का अंत होता। लड़का जानता था कि लड़की के जाते ही वे भी उसके साथ चली जाएगी। वो एक नशे की गिरफ्त में था। उसने पहली बार उन्हें लड़की के पास पाया था। वो इतनी जल्दी उन्हें खोना नहीं चाहता था। वो जानता था कि शहर पहुंचते ही लड़की उससे दूर निकल जाएगी और फिर कभी उस तरह नहीं हंसेगी जैसे अभी कुछ देर पहले हंस रही थी। लड़का अचानक दौड़ने लगा और लड़की से दूर निकल गया। कहाँ जा रहे हो? अब क्या है, मेरे को नहीं देखती छतरियाँ? अब लौट चलते हैं। लड़की पीछे से उसे पुकार रही थी, लेकिन वो दूर झुरमुटे के पीछे अदृश्य हो चुका था। लड़की वहाँ अकेली रह गई थी उस जंगल में जहाँ वो पहली बार लड़के के साथ आई थी। अब दिन काफ़ी गर्म हो चुका था। हवा के बीच बीच में आने वाले गर्म झोंके अब धीरे धीरे लू में बदलने लगे थे। लड़की थक चुकी थी। उसका शरीर अपने भीतर का बचा खुचा संचित जल पसीने के रूप में बाहर उलीच कर ठंडा और नम बने रहने की अंतिम कोशिश कर रहा था। लड़की को पहली बार लड़के पर गुस्सा आया। उसका गला प्यास से सूख चुका था और वहाँ हल्की हल्की सुइयाँ चुभने का दर्द शुरू हो गया था। हलक इतना खुश्क हो चुका था कि लड़की ने थूक घुटकने की कोशिश की तो उसे असह्य पीड़ा हुई। लगा थूक कंठ के सूखेपन में कहीं जाकर चिपक गया है। उसने चारों ओर देखा। शाल, सागौन, महुए, छिवले के पेड़, वे सब उसे एकदम अपरिचित लगे। ये उसका संसार नहीं था। 2-4 थके हुए तोते अचानक जलती हुई धूप में से आए और शाल की हरी टहनियों को खोजते हुए चीखने लगे। वे आपस में लड़ रहे थे। एक कत्थई रंग की झब्बेदार दुम वाली बड़ी सी चिड़िया थोड़ी दूर तेंदू और जंगली बेर के झुरमुट के भीतर छाहां और नमी की खोज में फुदक रही थी। कहीं दूर से किसी चील की आवाज़ आ रही थी, कर्कश विलाप, सन्नाटे और आँच को और सुनसान बनाने वाली आवाज़। लड़की अकेली रह गई थी। उसे रुलाई सी आने लगी। उसे पता था कि अगर वो किसी तरह इस जंगल के पास से गुजरने वाली रेल की पटरी को खोज निकाले तो उसके किनारे किनारे चलती हुई वो शहर तक पहुंच जाएगी और उस प्लेटफॉर्म तक भी जहां पीने के पानी का नलका लगा था और बगल में हैंडपंप था। लड़की जंगल में अकेली रेल की पटरियों की खोज में चल रही थी। प्यास, डर और मई जून की उस जलती हुई दोपहर के बावजूद कोई एक घटना ऐसी भी घटी थी जिसे वो अपने भीतर सिहरता हुआ महसूस कर रही थी। एक ऐसा अनुभव जो बिल्कुल अप्रत्याशित लेकिन बिल्कुल नया था। उसकी पूरी चेतना और पूरी देह में वो अनुभव व्याप्त था। लड़का जा चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी भी उसकी वे खोई हुई सम्मोहित सी आँखें एकटक उसी जगह टिकी हुई हैं और वो अभी भी उनके द्वारा देखी जा रही हैं। पसीने में भीगी मटमैली समीज को भेदती चीखती चौंकी हुई विमूढ़ आँखें। लड़की ने अपनी हथेलियों को सीने पर रखा। हथेलियाँ पूरी भर गईं। वो चौंक गई। उसे पहली बार ये पता चला था। उसकी अपनी देह चुपचाप उसकी जानकारी और उसकी नज़रों से छिपकर अपने आप बदल रही थी। अपने ही शरीर का ये परिवर्तन अब तक उसके लिए अज्ञात था।
लड़की को लड़के पर गुस्सा तो अब भी आ रहा था, जो अचानक जंगल में दौड़ता हुआ झुरमुटों में कहीं अदृश्य हो गया था। लेकिन उसकी सम्मोहित और चौंकी हुई आंखों द्वारा अपना देखा जाना बार बार उसे एक नए अनुभव से भर रहा था, एक बहुत धीमा रोमांच और एक असुविधाजनक मधुरता। लड़का दौड़ता हुआ जंगल के उस कोने की ओर जा रहा था जहाँ से शाल और सागौन के लंबे ऊंचे पेड़ों का सिलसिला खत्म हो जाता था और छोटी सी झाड़ियों और झुरमुटों का दूर तक फैला मैदानी हिस्सा शुरू होता था। ये झाड़ियाँ जंगली बेर, सिरकिन, छींदी, रामबांस और तेंदू के नए पौधों की झाड़ियाँ थीं। मैदान में दूब और जंगली घास खूब उगती थी। इसी मैदान में आसपास के गांवों से चरवाहे अपने गाय, बैल, भैंस, बकरी लेकर चराने आते थे। लड़का उसी मैदान में कुछ खोज रहा था, जलती हुई धूप के बीचों बीच। गाय बैलों के गोबर जो धूप में सूखकर उपले बन चुके थे और कुछ दिन पुराने थे। लड़का उन्हें सूखी टहनी से उलट देता और झुककर वहाँ कुछ खोजता। उन सूखे उपलों के नीचे की ज़मीन नम होती और उनके नीचे दबी हुई धूप भी ज़्यादा हरी और नर्म होती। उपलों के पलटते ही नन्हे नन्हे कीड़े जो उनके नीचे अब तक छिपे होते, वे इधर उधर भागने लगते, किन्हीं दूसरे उपलों या पत्थरों के नीचे छिपने के लिए। इन उपलों में से कुछ के नीचे सफ़ेद पारदर्शी दीमकें भी होती हैं। लड़के ने बहुत पहले तीतर का बच्चा पाला था, तब वो दिन दिन भर उपलों को उल्टाते हुए अपने तीतर के साथ भटकता रहता था। तीतरों को सफ़ेद दीमक बहुत पसंद होती हैं। ये वे दीमकें नहीं हैं जो शहर के घरों के फर्नीचरों में लगती हैं। लेकिन लड़का आज दीमकें नहीं, कुछ और खोज रहा था। वो एक एक उपले को हटाता, उनके नीचे से भागते नन्हे नन्हे कीड़ों को गौर से देखता, फिर टहनी से वहाँ की ज़मीन खोदने खुरचने लगता। उसे सफलता नहीं मिल रही थी। आधा घंटा गुजर चुका था। अब उपलों से निराश होकर लड़का झाड़ियों के आसपास महीनों वर्षों से पड़े पत्थर के टुकड़ों को हटाने और खिसकाने में लग गया था। वो किसी तेज लगन और धुन में ये कर रहा था। वो जान गया था कि लड़की अब लौट जाएगी। उसे प्यास लगी हुई थी। पानी के लिए उन्हें वापस उस प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता और फिर वहाँ से वो लड़की अपने घर चली जाती, कई दिन के लिए उससे दूर। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि लड़की को अपने हाथ रखे रहने की लड़के की इच्छा एक बेचैन उत्कंठा में बदल चुकी थी। जिस तरह भी हो, वो लड़की को अपने साथ उस जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रखे रहना चाहता था। लड़की को प्यास लगी थी। उसके होंठों पर पपड़ियाँ जम चुकी थीं। उसका गला सूख चुका था। पेट में भूख की लौ सुलगने लगी थी। थकान और गर्मी से उसका रंग तांबे जैसा होता जा रहा था। लेकिन लड़का क्रूरता की हद तक उसे अपने साथ रखने की जिद में था। उसने लड़की को जंगल में लाकर जिस यंत्रणा में कैद कर दिया था, वहाँ से निकलने का रास्ता लड़की को मालूम नहीं था। वो शायद मुक्ति के लिए छटपटा रही थी, लेकिन इसके बावजूद लड़की के भीतर लड़के के प्रति वैसी घृणा या वैसा क्रोध पैदा नहीं हो पा रहा था जो किसी ऐसे निर्मम शत्रु के लिए पैदा होना चाहिए। और लड़के की क्रूरता भी वैसी क्रूरता या निर्ममता नहीं थी जो किसी दुष्ट या हत्यारे या तानाशाह में होती है। ये एक अबोध, बचपने और उमंग से भरी एक ऐसी पवित्र और भावनात्मक जिद थी जो लड़की के लिए एक नशीला यातना घर थी। और तभी छींदी और जंगली बेर की झाड़ियों के निकट पड़े पत्थर को हटाते ही लड़का चौंक पड़ा। ओह, तो तू यहाँ है? गे गे गे, हाय रे साहिबा। लड़का उत्तेजित हो गया था। वो झाड़ियों की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुर्ती के साथ उछलकर लड़का उधर पहुंच गया और हथेलियों से उसने उधर का रास्ता बंद कर दिया। अब किधर जाओगे बच्चू? चलो, हाँ, उधर भी मैं देखता हूँ। लड़का कामयाब हो गया था। उसने उस सोन कीट को खोज निकाला था जो अपनी सुंदरता में अपूर्व और अद्भुत था। चमकता हुआ सोने का कीड़ा, पीठ पर एक बारीक सी हरे नीले रंग की रेखा और रेखा के दोनों तरफ क्रम से रखी हुई लाल और बैंगनी रंग की नन्ही नन्ही बिंदियाँ। उस कीड़े ने एक बार उड़ने के लिए अपने पंख खोले और एक छोटा सा चमकीला इंद्रधनुष वहाँ खिल गया। धूप उस कीड़े तक पहुंचकर असंख्य रंगों में बढ़ जाती थी। लड़के ने छपाक से अपनी हथेली उस सोन कीट के ऊपर थोप दी। बच्चू, तेरा साथी भी होगा, चल उसे भी खोजते हैं। लड़के ने अपनी मुट्ठी में उसे भर रखा था और दूसरे की खोज में पत्थर के नीचे टहनियाँ कुरेद रहा था। तभी उसे कुछ याद सा आया। ओहो, वो दूसरा साथी तेरी लड़की होगी, है ना? इसके बाद लड़का लगातार गाता रहा, गे 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 गे, हाय रे साइमा, ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी। और कीड़े के साथ वाली लड़की कीड़े की खोज में लगा रहा जो पता नहीं कहाँ छिप गई थी।
लड़का अब उसी जगह की ओर जंगल में लौट रहा था जहां उसने लड़की को छोड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि भले ही छतरियों ने लड़की को प्रभावित न किया हो, लेकिन ये कीड़ा अपने जादू में लड़की को बांध लेगा। वो अपनी प्यास भूल जाएगी, उसका गला फिर से तर और ठंडा हो जाएगा, और तब वे दोनों देर तक जंगल में झाड़ियों के पीछे किसी पेड़ की चितकबरी छां के भीतर साथ साथ रहे आएंगे। और तब लड़का इत्मीनान से देखेगा, उनको देखेगा जो छतरियों और इस सोन कीट से भी ज़्यादा रहस्यमय और अद्भुत हैं। वे भी तो छिपी हुई हैं, जैसे वे छतरियाँ दीमकों के बनाए मिट्टी के ढूह के भीतर के नम अंधेरे में छिपी होती हैं, या जैसे ये सोन कीट पत्थरों और उपलों के नीचे के रहस्य में छिपे रहते हैं। लेकिन वो अनुभव कितना विचित्र होता है जब किसी टहनी से ढूह की मिट्टी धसका दी जाती है और अचानक रंग बिरंगी चिट्टियों वाली एक से बढ़कर एक सुंदर अजनबी और अबोध छतरियाँ अचानक बाहर झांकने लगती हैं। वे बाकायदा निहारती हैं, चौंकी हुई आंखों में आंखें डालकर कुछ पूछती हुई। और ये सोन कीड़ा जब उपला या पत्थर खिसकता है तो किस तरह कहीं और छिपने के लिए भागता है। छिपने के लिए कोई ना कोई चीज़ जरूर चाहिए, इसीलिए तो यह इतना अपूर्व और सुंदर है। लेकिन बेवकूफ़ भी उतना ही है। अपनी हथेली रखो तो उसके भीतर वो अपने आप आकर उसी तरह छिप जाता है जैसे वो किसी पत्थर या उपले की सुरक्षित शरण हो। वो इस वक्त लड़के की मुट्ठी के भीतर पूरी निश्चिंतता से बैठा नींद मार रहा होगा। लड़के ने अपनी मुट्ठी जरा सी खोली। संध में से धूप जैसे ही अंदर गई वो कीड़ा कसमसाया। उसने बेचैनी में अपने पंख जरा से खोले और बस धूप कई रंगों में बट गई। लड़के की मुट्ठी में उसकी हथेली के भीतर अब सिर्फ असंख्य चमकीले रंगों की रोशनी चल रही थी। ऐसी जगमगाहट जो उसकी मुट्ठी में थी संसार में संभव नहीं होती। धूप को सुनहले कीड़े ने सारे रंगों में तोड़ दिया था और अपने पंख जरा सा छितरा कर उन्हें चमकीला बना दिया था। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर बच्चू, लड़के ने भरी हुई आवाज़ में कहा और अपनी मुट्ठी फिर बंद कर ली। कीड़ा अंधकार में फिर निश्चिंत हो गया। लड़का तेज कदमों से लौट रहा था, लगभग दौड़ता हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि ये कीड़ा लड़की को जंगल में रोक लेगा। वो लड़की तक पहुंचेगा और जैसी लड़की उससे कहेगी, तुम कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ डर रही थी, मुझे प्यास लगी है, मेरे को पानी पीना है। बस वो लड़की का हाथ पकड़कर कहेगा, तुम अपनी मुट्ठी खोलो, और फिर वो चुपके से लड़की की मुट्ठी में उस कीड़े को रख देगा। इसके बाद वो लड़की को धूप में खींच लाएगा और कहेगा, अब बस ज़रा सा अपनी मुट्ठी ढीली करो, फिर देखो जादू। लड़की जैसे ही अपनी मुट्ठी ढीली करेगी और हथेली की संध में से जैसे ही धूप अंदर जाएगी, ठीक उसी पल कीड़ा विचलित होकर अपने पंख छितराएगा और लड़की की हथेली के भीतर धूप कई रंगों में बटकर जलने लगेगी। एक छोटा सा इंद्रधनुष, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, लाल, नारंगी, और सभी के सभी चमकीले, सोने की आभा में जगमगाते। लड़की की मुट्ठियाँ रंगों में जब खो गई होंगी और लड़की उस नन्हे से कीड़े के जादू में, तब वो उन्हें देखेगा पूरी इत्मीनान और पूरी निकटता से। ये मौका उसे सोन कीट की बदौलत मिलेगा और फिर वो समीज को हटाएगा। वे जो अब तक छुपी हुई थीं पहली बार बाहर निकलेंगी, चौंकी हुई, निर्दोष और अपनी पूरी मूर्खता के साथ उसे और चारों ओर इस नई दुनिया को देखती हुई। और अगर उन्होंने इस सोने के कीड़े की तरह भागने की कोशिश की तो वो अपनी हथेली वहाँ रख देगा। वे उसकी हथेली के अंधेरे में कुछ देर सिहरने के बाद चुपचाप छिप जाएंगी। लड़का फैंटेसी में था, लेकिन अचानक उसे लगने लगा जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हों और दिल एक नई लय में धड़कने लगा हो। उसे लगा उसके शरीर में खून तेज़ी से दौड़ने लगा है। ऐसा पहली बार हो रहा था। उसकी देह के भीतर एक ऐसी नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिससे वो अब तक अपरिचित था। गे गे गे, हाय रे, उसने गाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला बेसुरा हो चुका था और वो इतने में ही हाँफ गया। लड़की वहाँ नहीं थी। लड़के ने आसपास देखा, फिर दूर दूर तक देखा। शाल की टहनियों में छां के लिए जंगली तोते अभी भी लड़ रहे थे। कुछ दूर कत्थई रंग का झब्बेदार पूंछ वाला पक्षी महोखा अभी भी झाड़ियों झुरमुटों के भीतर नमी और अंधेरे की खोज में फुदक रहा था। दूर कहीं से घुग्गू के बोलने की आवाज़ आ रही थी, जिसे बीच बीच में चील की सुनसान चीख चीर डालती थी। लड़के ने उसे जंगल में खोजना शुरू कर दिया। कहाँ गई होगी वो? उसकी मुट्ठी के भीतर वो सोने का कीड़ा था जो सिर्फ उस लड़की के लिए था। लड़की कहीं नहीं थी। लड़के ने जंगल का एक बड़ा सा हिस्सा छान मारा था। वो हाँफ रहा था और पहली बार उसे गर्मी और थकान लग रही थी।
लू के झोंके उसका चेहरा झुलसा रहे थे। उसे खुद अपना गला प्यास से सूखता हुआ लगा। लड़का जान गया, यहाँ से वो रेल की पटरियों की ओर गई होगी और उसके किनारे किनारे चलती हुई वो उस छोटे से स्टेशन तक पहुँच जाएगी। वहाँ पीने का पानी वाले नलके में वो पानी पी रही होगी। लड़का पटरी की ओर चलने लगा। लड़की प्लेटफॉर्म से शहर की ओर चले इससे पहले उसे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। लड़की ने अगर पानी पी भी लिया होगा तो वो उसे दोबारा इस कीड़े के जादू को दिखाने के लिए जंगल में वापस ले आएगा। लड़की ने घर लौटने की जिद की तो वो उसे अपनी गोद में उठाकर जबरन यहाँ ले आएगा। प्रिय श्रोता, ध्यान दें, ठीक उसी बिंदु से इस सुदूर स्मृति की पुनर्रचना में समकालीन लेखक का हस्तक्षेप होता है और आगे की कहानी यूँ बनती है। तो आगे की कहानी सुनिए। पटरियाँ अभी दूर थीं। तभी लड़के को दाईं ओर झाड़ियों के पास कोई सफ़ेद सी चीज़ दिखी। लड़का दौड़ने लगा। वे झाड़ियाँ एक बड़े से गड्ढे के कगार पर उगी हुई थीं। उन्हीं झाड़ियों में लड़की की सलवार अटकी हुई थी। लड़के का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने झाड़ी के पास जाकर नीचे की ओर देखा। लड़की वहाँ थी, नीचे उस गड्ढे में जिसे किसी बरसाती जंगली धार ने बनाया होगा। वहाँ धूप नहीं थी। लड़का कूद कर नीचे पहुँचा। लड़की की समीज फटी हुई थी। शरीर में जगह जगह खरोंचे और घाव थे। उसकी जांघें खून में सनी थीं। लड़की का चेहरा नुचा हुआ था। होंठों के ऊपर पपड़ियों में भी खून और खरोंचे थीं। लड़के ने सुना था इस जंगल में रीछ होते हैं जो महुआ बीनने आई हुई लड़कियों को उठा ले जाते हैं और उनके कपड़े फाड़ कर उन्हें चीर डालते हैं। लड़का पागल सा हुआ जा रहा था। क्यों उसे अकेले जंगल में छोड़ा? वो कभी इससे पहले यहाँ आई भी नहीं थी। उसने देखा सूखी हुई राख की परत लड़की के पूरे चेहरे पर फैली हुई थी, जिसमें जगह जगह पंजों और नाखूनों की खरोंचें थीं। वे 3 लोग थे, पानी देने के लिए यहाँ झाड़ियों तक ले आए। लड़की कांपती हुई बोल रही थी। वो आवाज़ एक बहुत ठंडे, निर्मम और क्रूर यातना घर से आ रही थी। लड़का रोने लगा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ खोल दीं। सोने का कीड़ा धूप पड़ते ही बेचैन हो गया और किसी अंधेरी शरण की खोज में पागलों सा भटकने लगा। उसने अपने पंख छितराए। बस एक पल के लिए मई जून की उस जलती हुई धूप में थोड़े से चमकीले रंग पैदा हुए, फिर सब कुछ बुझ गया। कीड़ा धूप में झुलस कर नीचे गिर पड़ा था और काला पड़ता हुआ मर रहा था। उसका सारा जादू खत्म था। श्रोतागण, पुनः ध्यान दें, अगर समकालीन लेखक का हस्तक्षेप इस स्मृति की पुनर्रचना में न्यूनतम होता तो कहानी निम्नलिखित दिशा में विकसित होती। तो आगे सुनिए। लड़का रेल की पटरियों के किनारे किनारे उस दिशा की ओर दौड़ रहा था जिधर वो छोटा सा स्टेशन था, जहाँ पीने का पानी का नलका लगा था और हैंडपंप था। उसके पैर नंगे थे। पटरियों के नीचे बिछाई गई पत्थर की नुकीली तिकोनी चौकोर गिट्टियाँ और बोल्डर्स उसके तलवों में चुभ रहे थे। संभवतः वे कट भी गए हों और वहाँ से खून निकल रहा हो, लेकिन लड़का रुककर उन्हें देख नहीं रहा था। उसे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना था जहां से लड़की पानी पीकर शहर अपने घर चली जाने वाली थी। धूप अब बहुत तेज़ हो चुकी थी, जल रही थी और उसमें इतनी कौंध पैदा हो गई थी कि लड़के की आंखें बार बार किसी गर्म अंधेपन का शिकार हो जाती थीं। उसका कंठ सूख चुका था, जबड़ा खुल गया था और उसकी जीभी और तालू ही नहीं, दांत तक सूख गए थे। उनमें लू के साथ उड़कर आने वाली रेत जमा हो गई थी। लेकिन लड़के की मुट्ठियों के भीतर के अंधकार में सिर्फ उस लड़की के लिए रखा हुआ सोने का कीड़ा एक बिल्कुल सुरक्षित और निश्चिंत नींद मार रहा था। वो कीड़ा अपनी असहायता में डूबते उस लड़के के भरोसे का आखिरी तिनका था, एक बिल्कुल अंतिम उम्मीद। लड़की सिर्फ इस नन्हे से सोने के कीड़े के जादू में फंसकर ही वापस लड़के के संसार में लौट सकती थी। जहाँ छतरियाँ विफल हो गई थीं, वहाँ इस कीड़े को जीतना था। लड़के ने देखा लड़की प्लेटफॉर्म के नलके में पानी पी रही थी। लड़की ने उसे दूर से अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखा। वो शायद मुस्कुराई, फिर उसने अपनी गर्दन नलके की धार के नीचे कर दी। पानी उसके सिर और कंधों तक बहकर उसे ठंडा और गीला करने लगा। लड़की अपनी उंगलियों से पानी अपने चेहरे पर उलिचती हुई जैसे किसी खेल में थी। मई जून की उस जलती हुई दोपहर के बीचों बीच पानी के उस छपाछप ठंडे खेल में लड़की मगन और विभोर थी। पानी की शीतलता के साथ साथ एक सिहरता हुआ सुख उसकी देह और चेतना में फैलता जा रहा था। लड़का उसके पास जब पहुंचा तो लड़की ने नलके की धार से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा पानी के बीच मुस्कुरा रहा था। लड़के की आंखें विमूढ़ और जड़ हो गईं, अद्भुत, अपूर्व, अबोध और बेतहाशा सुंदर।
लड़के का पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। जरा मुट्ठी खोलो, देखो एक चीज़, ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। लड़का उत्तेजना और सम्मोहन के बीच फंसी अपनी भर्राई आवाज़ में कह रहा था। लड़की ने असमंजस में अपनी हथेलियाँ फैलाईं। लड़के ने अपनी मुट्ठी उसकी दाईं हथेली पर रखी। अब मुट्ठी बंद कर लो और आओ मेरे साथ धूप में, लड़के ने लड़की को खींचते हुए कहा। आकाश के आईने में आग लगी हुई थी, लपटें उठ रही थीं और वे दोनों उन लपटों के बीच नीचे ज़मीन पर खड़े थे। लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लड़के ने उसकी बाँह पकड़ ली। वो भीगी हुई और ठंडी थी। ये अब आखिरी पल था, वो क्षण जिसमें लड़के का जीना मरना कैद था। अपनी मुट्ठी खोलो, लड़के ने कहा। वो काँप रहा था। लड़की ने अपनी हथेली फैला दी और अचानक धूप के आ गिरने से घबराए और डरे हुए कीड़े ने अपने पंख तेजी से फैला दिए। वो पागल हो गया था। एक बहुत तेज चमक लड़की की हथेली पर पैदा हुई। लाल, नारंगी, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, सभी रंग एक साथ चमकते हुए जलने लगे। ये उस कीड़े का सबसे जोरदार करिश्मा था। खुद लड़के ने इससे पहले इस तरह चमत्कार से भरी रंगों की ऐसी तेज जगमगाहट नहीं देखी थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और तभी लड़की की चीख उसे भीतर तक हिला गई। लड़की का चेहरा भय से सफ़ेद हो गया था। उसने जोरों से अपनी हथेलियां झटकनी शुरू कर दी। सोने का वो नन्हा सा कीड़ा उछला और आग में झुलसने लगा। फिर एक बहुत धीमी पट्ट की आवाज़ के साथ नीचे प्लेटफॉर्म के तपते हुए सीमेंट के फर्श पर गिर गया। लड़की शहर की ओर दौड़ती हुई जा रही थी। लड़के के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उसे पुकार सके। लड़के ने झुककर सोने के उस नन्हे से कीड़े को सीमेंट के फर्श से उठाया। वो काला पड़ चुका था और अकड़ गया था, किसी बेजान कंकड़ की तरह। उसमें अब कोई जादू नहीं बचा था। अभी आप सुन रहे थे उदय प्रकाश जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी छतरियाँ।